नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। उत्तर प्रदेश भारतीय राजनीति का एक बड़ा अजीबो-गरीब और बड़ा खूबसूरत सा मरहला है, जहां से तमाम सारी बातें होती हैं। जो यूपी जीतता है, वो भारत जीतता है, ये सब बातें तो हैं ही, लेकिन चूंकि मैं उत्तर प्रदेश का वासी हूं, इसलिए मैं जानता हूं कि उत्तर प्रदेश एक प्रदेश भले कहा जाए, लेकिन हर 200 किलोमीटर पर, 150 किलोमीटर पर वहां का कल्चर बदलता है, संस्कृति बदलती है, भाषा बदलती है और वहां की राजनीति भी बदल जाती है। अभी उपचुनाव के पहले, उपचुनाव होने हैं, डेट्स नहीं आई हैं, बहुत सारी राजनीतिक हलचलें सुनाई दे रही हैं। एनडीए के अंदर सीटों के बंटवारे को लेकर ये कहा जा रहा है कि अनुप्रिया पटेल हों चाहे उप मुख्यमंत्री हों, दोनों नाराज दिखाई दे रहे हैं, मीटिंग्स में नहीं जा रहे हैं और जाने क्या क्या हो रहा है। और चुनाव के पहले और चुनाव के बाद से ही लगातार ये कहा जा रहा है कि योगी जी और केंद्र के संबंध अच्छे नहीं हैं, उनको हटाने की बात है। फिर जिस तरह की हार हुई, सेकंड नंबर पे गई बीजेपी, उसको लेकर बहुत सारी बातें हुई, उसका ठीकरा किसके सिर पे फोड़ा जाए। और खैर उसके बहाने तो कई बार सरकारें गिरा दी गई। हम यहाँ कोई सरकार नहीं गिरा रहे हैं, लेकिन हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शीतल प्रसाद सिंह जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं जानना चाह रहा था, हम जानना चाह रहे थे कि ये जो यूपी के अभी के हालात हैं चुनाव के बाद के, और जिसमें इस तरह की चीजें लगातार आ रही हैं, फला मीटिंग में नहीं गए, अनुप्रिया पटेल ने एक पत्र लिखा ओबीसी आरक्षण को लेके, उपचुनाव में सीटों को लेके आरएलडी कितनी सीटें मांग रही है, बीजेपी कितना देना चाह रही है, इनको लेकर जिस तरह की खींचतान चल रही है। और एक चीज तो दिखाई देती है कि बहुत ज्यादा भले ना हो, केंद्र और योगी जी के बीच में सब कुछ बहुत ठीक ठाक नहीं चल रहा है, चुनाव के दौर में भी और चुनाव के बाद भी। ये पूरा दृश्य क्या है, मरहला क्या है, मैं आपसे समझना चाह रहा था। देखिए, ऐसा है कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जिसमें साफ-साफ ये है। वैसे तो ये समस्या सारे राज्यों में और ज़्यादातर राज्यों में है जहाँ भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा है या वहाँ वो ताकतवर पार्टी के तौर पर है। लेकिन उत्तर प्रदेश में खासकर इसलिए कि पार्टी वहाँ सीधे-सीधे 2 फाड़ है। एक पार्टी है जिसका नेतृत्व अमित शाह कर रहे हैं दिल्ली से बैठकर, जिसमें दोनों उप मुख्यमंत्री शामिल हैं, अनेक मंत्री शामिल हैं, बहुत सारे विधायक और सांसद शामिल हैं और पार्टी के मेरा ख्याल है बहुसंख्यक पदाधिकारी शामिल हैं। और एक पार्टी है, उसमें एक हिस्सा है जो वहाँ के मुख्यमंत्री जिसका नेतृत्व कर रहे हैं, जिसमें कुछ विधायक, कुछ मंत्री, कुछ पार्टी पदाधिकारी और जनता का एक बड़ा हिस्सा, जो बीजेपी समर्थित जनता है, उसका एक बहुमत हिस्सा शामिल है। जनता में लोकप्रियता का जहाँ तक सवाल है, अमित शाह की तुलना में योगी जी की लोकप्रियता ज़्यादा है, ये तो स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन ये सच्चाई है कि इस दो फाड़ से भारतीय जनता पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर जैसी वो समर्थ और ताकतवर है, जैसा वो इंस्टीट्यूशंस वगैरह का बेदर्द इस्तेमाल करती है, जैसा वो नियम कायदों की धज्जियां उड़ाने और संविधान की धज्जियां उड़ाने में उसको तनिक भर देर नहीं लगती, उत्तर प्रदेश इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। वैसी सूरत में उसका पराभव होना और इस हद तक हो जाना कि प्रधानमंत्री की अपनी सीट इस बार चुनाव में खतरे में पड़ जाती है अगर कांग्रेस ने या अपोजिशन ने उसको सीरियसली लिया होता, यहाँ तक पहुंच जाना, ये उसकी गंभीर बीमारियों की ओर संकेत करता है। अब स्थिति क्या है, इससे जनता को जो तकलीफ हो रही है, मेरा ध्यान तो उस पर रहता है। वो ये है कि भयानक भ्रष्टाचार है। इतना भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश में कभी नहीं रहा। तहसील और थाने लूट के अड्डे हैं। कोई भी हम्म। ऐसा विभाग नहीं है जिसमें किसी भी काम के लिए जनता का कोई व्यक्ति जाए तो उसे बिना रिश्वत दिए उसका काम हो सके। बिजली की व्यवस्था अब दुर्व्यवस्था में बदल गई है। नोएडा में रहने वाले सारे लोग बताते ही हैं, लेकिन मैं जहाँ रहता हूँ और अन्य जगहों से जो भी सूचनाएं आ रही हैं, सब जगह यह है कि इसके पहले जो मंत्री थे, उनके ज़माने में कार्यकाल, जो श्रीकांत जी थे मथुरा वाले, जिनको भ्रष्ट हम्म। वगैरह बताया गया था खुद उस समय के बीजेपी के ही सोर्सेज से और अन्य सोर्सेज से भी, और उन्हें मतलब एक तरह से कहा जाए अकर्मण्य बताने की वजह से बदला गया। लेकिन उनकी जगह जो आए, जो प्रधानमंत्री ऑफिस से एक तरह से भेजे गए और उन्हें एक ज़माने में प्रचारित मुख्यमंत्री के तौर पे भी कहा जा रहा था कि वो रिप्लेसमेंट करेंगे, उनके दौर में ये बिजली वाली व्यवस्था में तो बहुत दुर्गुण आ गए, बहुत कठिनाइयाँ हैं और बहुत जगह जो है कटौतियाँ हो रही हैं, तरह-तरह की फॉल्ट लाइन आसानी से नहीं सुधरती, ये सब बहुत सारी शिकायतें हैं। बिलों के मनमानेपन की शिकायतें, मतलब जो बिजली विभाग से संबंधित शिकायतें आती हैं, वो सब आ रही हैं। दूसरे ये है कि उत्तर प्रदेश में इस बीच ऐसा हुआ है कि सामाजिक तौर पर पिछड़ी, दलित जातियों और अल्पसंख्यकों के बीच एक असाधारण एकता जन्म ले रही है। इसके लिए बहुत किसी ने यत्न नहीं किया है।
लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर जो परिस्थितियों में बदलाव हुआ है, उसमें सिर्फ सही कदम ताल करने से विपक्ष को ये परिस्थिति मिल गई है कि पिछड़ी जातियों में, दलित समाज में और अल्पसंख्यकों में ये चेतना विकसित हुई है कि उनका एका जरूरी है और उनका एका ही इस निजाम से जो मौजूद है, इसको राजनीतिक रूप से हरा पाने में सफल हो पाएगा। लोकसभा में उन्होंने ये करके देख लिया। इसके पहले विधानसभा में भी उन्होंने बहुत अच्छे नतीजे हासिल किए थे, तब वो शुरुआत थी, लेकिन लोकसभा में वो उसको बहुत अच्छे स्तर पर ले गए। जैसा राजनीतिक माहौल है और जैसा प्रशासनिक माहौल है, बिल्कुल ये उम्मीद है कि अगर 2027 तक कोई ऐसी मूर्खता विपक्ष की ओर से न हुई अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाली, और जो उसमें अभी छोटे छोटे शॉर्टफॉल्स हैं उन सबको उसने एड्रेस कर लिया। जैसे एक मसला वहां है, वो है चंद्रशेखर नाम के एक राजनीतिक धूमकेतु के उभरने का। वो अपनी ताकत से उभर रहे हैं, उनको अल्पसंख्यकों के एक हिस्से का जबरदस्त समर्थन प्राप्त है, जिसमें उत्तरोत्तर विकास इसलिए होगा क्योंकि मायावती जी जो इस समाज का नेतृत्व करती थी, उनका पराभव हो रहा है और उनसे लोग निकल के बहुत सारे इस बार गठबंधन के पक्ष में आए और कुछ उनके साथ गए, लेकिन वो चूंकि एक ही सीट पर लड़ रहे थे और उस सीट पर उनका वो समर्थन हुआ, लेकिन भविष्य में उनको समर्थन अकलियत से और उनके अपने समाज से बढ़ने की पूरी संभावना है। उनको अगर इंडिया गठबंधन अपने साथ एकोमोडेट नहीं करता और इस तरह की जिद पर रहता है जैसी जिद उसकी आज है, इसकी कीमत गठबंधन चुका सकता है भविष्य में, क्योंकि उनका भी विकास हो रहा है और बहुत तेजी से हो रहा है। समाज के एक बहुत जरूरी हिस्से का वो प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपनी पॉलिटिकल बात कह पाने में अभी गूंगा बना हुआ है, उसका स्वर जो और है अब सांसद बन गए हैं तो उनके पास मौके भी ज्यादा हैं, उनको सुविधाएं भी ज्यादा हैं। बिल्कुल, और उनकी स्वीकृति ज्यादा हो गई है एकाएक, क्योंकि सामने जो बीएसपी है उसके पास न कोई सांसद है और एक जो विधायक है वो अपनी सामर्थ्य से विधायक बना है, उसमें बीएसपी का आंशिक रोल है। तो इसलिए ये पूरी जो जमात है वो उनकी तरफ भाग सकती है और उससे विपक्ष के आप कह सकते हैं एक तरह से एक दूसरा ध्रुव खड़ा हो सकता है, जिसमें अगर बंटवारा होगा तो ये फिर गठबंधन को नुकसान करेगा। अभी तक मैं ऐसी योग्यता विपक्ष के नेताओं में अखिलेश यादव या राहुल गांधी में नहीं देख पा रहा हूं कि वो इस चीज को एड्रेस कर लें। अभी वो जो भी अपने बारे में सोच रहे हो, लेकिन वो इस चीज की अनदेखी करते हुए मुझे मिल रहे हैं। ये इनका कमजोर पक्ष है। जैसे बीजेपी का कमजोर पक्ष मैंने बताया कि उनकी जो धड़ेबाजी है वो बेहतर है, उनको खा रही है और लगातार उनका पराभव हो रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन कोलैप्स है, जिससे जनता बहुत दुखी है। जनता को बहुत ज्यादा रिश्वतें और दूसरी चीजें देनी पड़ रही हैं। भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है। अयोध्या में इसके सारे सैंपल मिले और पूरे राज्य में ये सैंपल उपलब्ध है। सड़कें बहुत घटिया स्तर पर बन रही हैं, पुल पुलिया बहुत घटिया स्तर पर बन रहे हैं, स्कूल कॉलेज मेडिकल कॉलेज वगैरह सब बड़े घटिया स्तर पर बन रहे हैं। जगह जगह उनमें तरह तरह की शिकायतें निर्माण सामग्री के घपले की आ उसके रही। साथ ही सर एक चीज जोड़ दूं, उसके साथ एक चीज जोड़ दूं, जिस तरह से एलडीए वाली खबर आ रही है, एलडीए जिस तरह से भवनों को गिराने का, कुकरैल में जिसका 1 किलोमीटर आ रहा है हाजी भवन का, और तमाम सारे भवनों की बात आई कि उनको गिरा रहा है। इसके पहले अकबर नगर में पूरा डिमोलिशन हो चुका है और ये बात लोगों को समझनी चाहिए कि वहाँ हिंदू मुसलमान मस्जिद मंदिर सब था, और जब इस तरह का बुलडोजर चलता है तो ये संभव ही नहीं होता है कि आप चुन चुन के मुसलमानों का घर गिराएंगे। मतलब ये कहने में भी बुरा लगता है हम लोगों को, लेकिन कुछ लोग इससे भी खुश होते हैं, इसलिए क्लैरिफाई करना होता है। जिस तरह का ये चल रहा है एक प्रशासनिक दक्षता दिखाने के लिए, लखनऊ को सुंदर बनाने के लिए, इसका कितना असर पड़ता है? देखिए, ये तो आप इस बारे में पहले भी आपके कार्यक्रमों में भी, हम लोगों के कार्यक्रमों में भी, हम लोगों की बातों में भी, हमारी सार्वजनिक टिप्पणियों पर भी सोशल मीडिया में ये बात आती है कि वर्तमान सरकार की जो नीतियां हैं, मूलभूत नीतियां हैं, वो समाज के बहुत छोटे हिस्से को एड्रेस करती हैं, उनके इंटरेस्ट को एड्रेस करती हैं और बहुमत हिस्से का उत्पीड़न करती है। चाहे वो टैक्सेशन बढ़ाकर करे और ये चाहे इस तरह के फैसलों से करे जिस फैसले का आपने जिक्र किया। इनका जो समर्थक मध्य वर्ग है, जो सवर्ण जातियों से खासकर आता है, वो सोच समझ में आप कह सकते हैं बहुत अमानुषिक है और वो दुर्भाग्यपूर्ण है कि मजदूरों को, ये गरीब लोगों को बड़े तिरस्कृत भाव से देखता है, कीड़े मकोड़ों की तरह उनके बारे में फील करता है, सोचता है, टिप्पणी करता है। और इस तरह के इनके खिलाफ होने वाले जुल्मों के मामले में
इनकी आलोचना करने की जगह वो इनके समर्थन के तर्क गढ़ता है, इनको तमाम तरह से खारिज करता है। जबकि आज का जो भी शहर है या जो महानगर है, ये सब इन गरीब साधारण लोगों की मेहनत से बनाए गए हैं। गारा माटी इन्होंने किया है, मजदूरी इन्होंने की है। बिल्कुल, उसमें बिल्कुल। आपने तिकड़म ऐसी है कि जिसकी वजह से आप उसमें रिहायश आपको मिल गई है, लेकिन बनाया इन्होंने है। और इनको आप जब ये कहीं बस जाते हैं बेचारे आपका घर बनाते हुए, तो आप इनको बेदर्दी से उजाड़ देते हैं, चूंकि वो आपको पैबंद की तरह नजर आते हैं। इन्हीं के बनाए सुंदर जो शहर हैं, उन सुंदर शहरों में इनकी झोपड़ियां आपको पैबंद लगती हैं, और आप बेदर्दी से इनको एक बार फिर से, एक बार ये उजड़ के गांव से आके आपका शहर बसाने आते हैं, फिर शहर बसाने के क्रम में जहां ये बस जाते हैं उसको उजाड़ के आप अपने शहर का कथित सौंदर्यीकरण करते हैं। ये जो दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है, यह भी उत्तर प्रदेश में गरीब लोगों में इस सरकार के प्रति गुस्सा पैदा करने का एक बहुत बड़ा कारक है। आपने सही जगह पे उंगली रखी है, मैं इससे पूरी तरह सहमत हूँ। अच्छा, इंडिया गठबंधन की आप बात कर रहे थे, तो ज़रा-सा इसी को देख लें हम। जो उपचुनाव होने हैं, 10 सीटों का मामला है और जी, खबर ये आ रही है कि कांग्रेस ने भी 3 से 4 सीटों पर अपना दावा ठोका है, जिसमें गाज़ियाबाद वाली सीट है, मीरपुर की सीट है और फूलपुर की सीट है। जी, अब फूलपुर सीट एक ज़माने में जवाहरलाल नेहरू जी की सीट हुआ करती थी, भूल जाएँ वो ज़माना बीत गया। लेकिन लंबे समय से मुझे नहीं लगता है कि फूलपुर में कांग्रेस का कोई ऐसा प्रभाव रहा है कि वो सीट माँगे, और गाज़ियाबाद में भी कांग्रेस का प्रदर्शन कभी ऐसा नहीं दिखा मुझे आस-पास कि वो सीट माँगे, लेकिन ठीक है, वो पार्टनर है। तो यहाँ आपको लगता है कि ये कंटिन्यू हो पाएगा? ये सवाल मैं जानबूझ के पूछ रहा हूँ, क्योंकि गज़ब की मैंने एकता देखी है समाजवादी और कांग्रेस पार्टी में इस समय, जिस समय चुनाव हुआ है लोकसभा का, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन इसके कुछ दिन पहले जब सीटों के बँटवारे को लेके थोड़ा आगे-पीछे हुआ था, तो वो गज़ब की गाली-गलौज भी देखी थी, जिसको देखना आश्चर्यजनक था। तो बहुत नेचुरल अलायंस नहीं है। आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। हम लोग फिजिक्स में पढ़ते थे, वो कदम-ताल की दिशा एक बराबर हो जाए अगर आवृत्ति, तो पुल गिर जाता है। तो वो कुछ हुआ कि जनता जो चाहती थी और इन्होंने जो कहा, उसकी आवृत्ति कुछ एक जैसी हुई कि भारतीय जनता पार्टी का पुल गिरा। लेकिन क्या ये कंटिन्यू कर पाएँगे? देखिए इसके लिए हम ये जो गठबंधन है इसके सामाजिक ढांचे को देखें, तो इसमें क्या है कि पिछड़ी जातियों में और सांगठनिक तौर पर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस से मीलों आगे है। कांग्रेस सांगठनिक तौर पर अनुपस्थित है पूरी तरह से, लेकिन सांगठनिक तौर पर अनुपस्थित रहने के बावजूद कांग्रेस इस गठबंधन में माइनॉरिटी का और दलितों का एक बड़ा हिस्सा एक लेके आई है। माइनॉरिटी में जो समाजवादी पार्टी से थोड़ा बहुत विक्षोभ पैदा हो रहा था आजम खान की परिस्थितियों इत्यादि को लेकर, उस सब को सीमेंटेड करने का काम कांग्रेस के इस उभार ने किया है, जो राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरे देश में एक अलग तरह का सामाजिक गठबंधन बनाने के कारणों से हो रहा है। दलितों में मायावती जी की जो भूमिका लोगों को समझ में आई कि वो बीजेपी की हेल्प करने का काम कर रही हैं, उससे उनमें भी डिसएंचेंटमेंट हुआ। और चूंकि दलितों में जो उनका पढ़ा लिखा हिस्सा है, जिसको रिजर्वेशन का लाभ मिला है, जो नौकरियों वगैरह में जा सका है, उसमें सामाजिक चेतना बहुत फैली है और उनमें सामाजिक चेतना का काम बहुत हुआ है। इसलिए उसमें ये संभव हो सका कि वो सही फैसला ले सके और अपने समाज के एक हिस्से को इस गठबंधन की ओर लाने में सफल हुए। ये क्रम जारी है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ऐसी कोई गलती करेंगे सीटों के बंटवारे को लेकर जिससे उनको कठिनाई हो भविष्य में। मुझे लगता है कि वो ये समस्याएं हर बार सीट बंटवारे पर आएंगी ही आएंगी, लेकिन मुझे लगता है कि ये आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे। ये समस्या दूसरी तरफ भी है। दूसरी तरफ जो निषाद पार्टी है और जो अनुसुईया पटेल वाली पार्टी है, ये क्या नाम ओम यहाँ प्रकाश पटेल राजभर वाली वाली पार्टी पार्टी। जो है, अनुप्रिया पटेल वाली, ये पार्टी हाँ। भी सीटें मांग रही है। और मांगने को तो राजभर भी मांग रहे हैं, लेकिन बीजेपी उसको नहीं देना चाहती। तो दोनों तरफ सीट, जहां जहां दूसरे धड़े होते हैं, सीटों के ये मांग पत्र रहते हैं हमेशा, और उनको देते समय तक बिकरिंग रहती है मीडिया में, कुछ इधर उधर की खबरें आती हैं, कुछ चलवाई जाती हैं, ये सब होता है। वो सब दोनों तरफ से हो रहा है। लेकिन वस्तुस्थिति ये है कि जो 10 सीटें हैं, इसमें 5 तो समाजवादी पार्टी की सीधे सीधे सीटें थी। सही है कि बिल्कुल। कांग्रेस भी इस बार लड़ी है, गाजियाबाद वो लोकसभा लड़ी है, तो नीचे की सीट मांगने की कोशिश कर सकती है। फूलपुर के बारे में आपने इतिहास बताया, मीरपुर माइनॉरिटी डोमिनेटेड है, इसलिए उसकी बात हुई है। और यहाँ पश्चिम में थोड़ा बहुत कांग्रेस सोचती है कि उसको दखल करने का मौका मिलेगा।
तो इस तरह की सीटें मांगेंगे ही, लेकिन वो आपस में मुझे लगता है कि तय हो जाएगा, तय बीजेपी में भी हो जाएगा। इसमें ऐसा नहीं होगा कि इसकी वजह से कोई अपने अपने गठबंधन को तोड़ेगा, लेकिन गठबंधन में इसको लेके मांग पत्र हमेशा प्रस्तुत रहेगा, कुछ कलाकारियां भी होंगी, मीडिया में खबरें भी मिलेंगी, और एक आप कह सकते हैं कि शीर्षक मिलेंगे मीडिया को, लेकिन बाद में ये सब सेटल हो जाएगा। अब असली बात यह है कि क्या प्रशासन में जिस तरह की स्थिति है सरकार की, और उसको लेके जो कंफ्यूजन फैला हुआ है उत्तर प्रदेश में कि मुख्यमंत्री को बदला जाएगा कि नहीं बदला जाएगा, ये लगातार बातें चल रही हैं, और ये बातें बाहरी नहीं कर रहे। इसी सवाल पे मैं आ रहा था और मैं सवाल के साथ ही अपनी बात ले लीजिए आप कि आपको जी क्या लगता है कि आदित्यनाथ जी को हटाने का रिस्क बीजेपी ले पाएगी? क्योंकि जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं कि एक जमाने में आदित्यनाथ जी बिल्कुल अलग होकर अपना संगठन बना चुके हैं और उनके पास आज भी हिंदू युवा वाहिनी है। मैं चूंकि गोरखपुर में ही मेरी पढ़ाई लिखाई हुई है तो मठ की ताकत से मैं परिचित हूँ। मठ की अपनी एक ताकत है, अपनी एक जी ऐंठन है, चाहे वो सत्ता में हो चाहे ना हो। गोरखनाथ मठ पे उंगली रखने की हिम्मत मुझे तो नहीं लगता है कि ज्ञात इतिहास में किसी पुलिस वाले की हुई है आज तक। तो ये अपना एक अलग रोब है उनका। तो उनको, और पहले भी उनको बनाने की बात नहीं हो रही थी। जब पहली बार वो मुख्यमंत्री बने हैं तो आप लोग तो बहुत विस्तार से जानते हैं कि किस मजबूरी में उनको बनाना पड़ा, और जब बनाना पड़ा तो महाराज होके वो जम गए एकदम। तो उनको हटाना अफोर्ड कर सकती है बीजेपी? देखिए, महाराज को, अब उनको मैं महाराज इसलिए कह रहा हूँ कि आपने संबोधन वो दे दिया, मैं तो योगी जी ही कहता हम हूँ। लोग की हम लोग की दिक्कत ये है कि हम हाँ, देवरिया नहीं, नहीं, गोरखपुर वाले हैं ना, पूरा तो पूरा वो गोरखपुर मंडल महाराज व्यवहार में है, कहता वो है। जी, जी, जी। नहीं, व्यवहार में है वो। आपने स्वाभाविक जो जनता का स्वर है वही आपने दिया, बिल्कुल, कोई अपनी हम लोगों बिल्कुल, की बिल्कुल। वो सामंती मेरी तरफ श्रद्धा से नहीं कोई है उसमें। समर्थन विरोध नहीं है वो। जी, जी। मैं सिंधिया को तो भी ग्वालियर में महाराज इतने जी टाइम रहा तो या सिंधिया योगी को जी, बिना महाराज लगाए नहीं कह पाता। जी, जी। तो जो है, उनकी स्थिति ये है कि वर्तमान सत्ता दिल्ली की निश्चित तौर पर चाहती है कि वो उनको वहां से हटाए। उसके लिए लोकसभा चुनाव में उसने उनके एक भी प्रत्याशी को, ये मैं बहुत निश्चित तौर पर जानता हूं, सीट नहीं दी थी। जो एक जो भी नहीं दी। टिकट्स योगी जी चाह रहे थे, जिनमें खासकर 2 टिकट, एक गाजियाबाद में वीके सिंह साहब का, और एक महिला है जिनके लिए वो कानपुर में टिकट चाहते थे, उन दोनों का टिकट मुझे अच्छी तरह से पता है कि आखिरी वक्तों में काट दिया गया था। ये जानने के बाद कि योगी जी इन टिकटों को चाहते हैं, इसी वजह से काट दिया गया था, तो एक संदेश दिया गया था। संदेश उन्हें बहुत बार दिए गए। जब उनके यहाँ चीफ सेक्रेटरी दिल्ली से भेजा गया, उसको बार बार एक्सटेंशन दिए गए। जब वो बहुत समय तक अपनी पसंद का डीजीपी नियुक्त नहीं कर पाए, जब बहुत सारी नियुक्तियों में उनकी नहीं चली, बहुत सारे लोग ऐसे उप मुख्यमंत्री पद पर जो दोनों लोग बैठाए गए, उनसे उनके अच्छे टॉकिंग टर्म्स तक नहीं है। और अभी हाल हाल की एक जो बैठक हुई जिसमें एक पदाधिकारी केंद्र से गए थे और उनके सामने ये 3 ही लोग थे, तो कहा जाता है, जैसी सूचनाएं बाहर आई हैं उसमें, कि काफी कड़वाहट रही उस सब में। ये सब चीजें वहां विद्यमान है, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी का नेतृत्व इस बात का आकलन कर रहा है, और सबसे ज्यादा आरएसएस इस बात का आकलन कर रहा है कि यह उनके लिए जरूरत बन गई है कि वो योगी जी को वहां से हटाएं। लेकिन वो ये भी समझते हैं कि योगी जी को ब्राह्मण समाज के एक हिस्से को छोड़कर, जो संगठित तौर पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, लेकिन बहुमत हिस्सा उसका भी, राजपूतों का मैक्सिमम जितना आप कैलकुलेट कर सकते हैं वो हिस्सा, और कायस्थ और अन्य सवर्ण जातियों का जो हिस्सा है, उसमें योगी जी की लोकप्रियता भयंकर है। मतलब उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में तो मैं कह सकता हूं कि मोदी जी से कम तो कहीं नहीं है, ज्यादा हो सकती है उत्तर प्रदेश में, और बहुत सारी जगहों में, उत्तर भारत में हो सकती है, उत्तराखंड में हो सकती है। योगी जी की एक अलग तरह की लोकप्रियता है। तो उस लोकप्रियता का जो मुकाबला है, वो वसुंधरा राजे से या वो चौहान साहब से जो मध्य प्रदेश के थे, उनके साथ उसकी तुलना करना, मुझे लगता है कि जो भी नीतिकार उनके होंगे, उनको कठिनाई हो रही होगी उसकी तुलना करने में, और उस तरह का फैसला करने में भी इसलिए कठिनाई है। लेकिन फैसला न करने की दूसरी कठिनाई है। योगी जी के राज में चूंकि उन्होंने बहुत सारे जगहों पर अपनी सजातीय लोगों की नियुक्तियां, जहां वो कर सके, थानेदार और वो सब तो कर सकते हैं, तहसीलदार कर सकते हैं, पीपीएस को आईपीएस दे सकते हैं, पीसीएस को आईएएस दे सकते हैं, यहाँ जहां वो दे सकते थे, उन्होंने सजातीय लोगों को खूब मौके दिए हैं। और हुआ यह है कि इस सब से, चूंकि सवर्ण जातियों में ब्राह्मण्स
सबसे ज्यादा नौकरियों और सब जगह पे उपस्थित दिखते हैं, मीडिया में, जुडिशरी में, नौकरी में। एक तो वो होते हैं, वो दिखाई देते हैं, और दूसरी तरफ जब राजपूतों को भी उसी तरह से प्रतिनिधित्व मिला, तो ये दोनों मिलके इतनी बड़ी संख्या हो गई कि अब उत्तर प्रदेश में जो पिछड़ी और दलित जातियां हैं, उनके बीच ये मैसेज बहुत पसरा हुआ है कि ये पूरी सवर्णों की सरकार है, और इस सवर्णों की सरकार में हर तहसील और थाने में आपका अपमान होना, आपका लूटा जाना, ये एकदम रेगुलर क्रिया ही है, और इस पर आपकी कोई सुनवाई कहीं नहीं होगी। चूंकि विधायकों की, मंत्रियों की, सांसदों की, जैसा मैंने पहले आपको बताया, कोई सुनवाई उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक स्तर पर नहीं है, बहुत ही कम है वो हिस्सा। यहाँ तक कि जो विभागीय मंत्री हैं, वो अपने विभाग को लेकर शिकायत करते रहते हैं। उत्तर प्रदेश में अभी ये डी फार्मा जैसी एक सूचना मेरे पास आई थी कि उसके लिए जो लाइसेंस देने वाली प्रणाली है, उसमें चीफ सेक्रेटरी और वर्तमान जो डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी, उनके बीच 36 का आंकड़ा है, और दलालों की चांदी कट रही है उसमें सब। तो इस तरह की बहुत सारी सूचनाएं वहां से आती हैं, जो निश्चित तौर पर जनता का रोष बढ़ाने का बहुत गंभीर कारण है। इसलिए केंद्र चाहता है कि उनको बदले और उनकी जगह किसी दलित या पिछड़ी जाति के व्यक्ति को उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री लाए। ज्यादातर दलित पे एम्फेसिस है, ऐसी मेरी सूचना है। लेकिन ऐसा करना दोधारी तलवार है, क्योंकि योगी जी के हटने का मतलब है, हालांकि मैं ये नहीं समझता कि योगी जी इतना साहस करेंगे कि विद्रोह कर जाएं और फिर अपनी वो हिंदू वाहिनी जो उनके पास थी वो बना के बीजेपी से अलग हो जाए। यहां तक उनके जाने की संभावना मैं नहीं देख पाता अभी फिलहाल। लेकिन ये जरूर देखता हूं कि वो जाए या न जाए, समाज के एक बड़े हिस्से में जो सवर्ण जातियों का है, जो बीजेपी का कोर वोट है, उसमें एक बड़ा कंफ्यूजन पैदा करने में ये परिस्थिति कामयाब हो जाएगी। उससे ऐसा हो सकता है कि बीजेपी अगर लीडरशिप बदल के किसी दलित को या पिछड़ी जाति के आदमी को अपना चीफ मिनिस्टर बनाए, तो वो अपने समाज का भले समर्थन न ला पाए, लेकिन सवर्ण जातियों में कम से कम राजपूत समाज के एक बहुत बड़े हिस्से का समर्थन बीजेपी जरूर चुनाव में खो देगी। और उसमें बहुत सारे जो एस्पिरेंट होते हैं चुनाव लड़ने वाले, उनमें से बहुत सारे लोग समाजवादी पार्टी की ओर हमें भागते हुए नजर आएंगे। ऐसी परिस्थिति मुझे मैं फोर्स ही कर सकता हूं, आप कह सकते हैं। लेकिन देखते हैं कि बीजेपी नेतृत्व क्या साहस करता है, या बीजेपी नेतृत्व अभी की जो परिस्थिति है इसी को ठोक पीट के और लीप लाप के आगे चलाता है। लेकिन कुल मिला के उत्तर प्रदेश में राजनीतिक और प्रशासनिक तौर पर बीजेपी के अंदर और सरकार के अंदर विभाजन बहुत स्पष्ट है, साफ साफ है, और उसके नकारात्मक परिणाम जनता को भोगने पड़ रहे हैं। तो यही मुख्य बात है जो शीतल जी ने शुरू में भी कहा कि जनता पे उसका बुरा असर पड़ रहा है, यही हमारी चिंता है। एक और मजेदार बात आपने कही कि जो विपक्ष है, वहां का विपक्ष है, राष्ट्रीय विपक्ष है, वो अभी इतना होशियारी से चलता हुआ नहीं दिख रहा है कि इसका बहुत ज्यादा फायदा उठा सके। तो विपक्ष के लिए ये एक संदेश है कि भाई चाहे चंद्रशेखर हो, चाहे बाकी लोग हों, जितनी तरह की सामाजिक ताकतें हैं उनको लेकर जब तक आप मुकाबला नहीं करेंगे, आप अगर ये सोचेंगे कि गूलर का फल आपकी गोद में गिर जाएगा, तो अनंत काल तक आप सोचते भी रह सकते हैं। और सर एक बात मैं जरूर थोड़ा सा आपसे असहमत हूं, शिवराज सिंह चौहान और योगी की तुलना इसलिए भी नहीं शायद की जा सकती। शिवराज जी को मैं जानता हूं, उनकी पूरी ट्रेनिंग आरएसएस की है, वो राजनीति से संन्यास ले सकते हैं, और मैं यहाँ बैठ के इसको दावे की तरह कह रहा हूं कि वो राजनीति से संन्यास ले सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर वो विद्रोह नहीं करेंगे। जिस तरह की उनकी पर्सनालिटी है उतनी अटैकिंग नहीं है। योगी जी की पर्सनालिटी बहुत अटैकिंग है, मतलब वो ना भी विद्रोह करें तो उनके जो बयानात आएंगे, उनका जिस तरह से चेहरा दिखाई देगा, मंचों से वो जिस तरह से उठते हुए और बैठते हुए दिखाई देंगे, वो शिवर्स जो होते हैं ना, वो सनसनाहट हड्डी में भेजने के लिए भारतीय जनता पार्टी की काफी होगी। उनकी उस तरह की ट्रेनिंग नहीं है, मैं इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं, लेकिन आरएसएस की ट्रेनिंग में खास तरह की अहिंसा है। वो गांधी वाली अहिंसा नहीं है, लेकिन खास तरह की अहिंसा, आदेश पालना करने वाला एक अनुशासित बनाते हैं। हिंदू महासभा की ट्रेनिंग इसके ठीक विपरीत होती है। मैं कोई शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा। आपने सर समय दिया, इतने विस्तार में हमको बताया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा, आपके साथ बातचीत करना हमेशा अच्छा लगता है। बिल्कुल, भविष्य में भी हमारी आपकी बातचीत होती रहेगी। धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया।